अशोक वानखेड़े सर, ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये वही कनेक्शन था, वही जुड़ाव थे, जिन चैलेंजेस, जिन चुनौतियों की आपने बात की या फिर जो अलग अलग कंट्रोवर्सीज की आपने बात की, इसके बावजूद 1991 से जब सुधाकर राव नाइक का उनकी सरकार में सबसे युवा मंत्री के तौर पर चाहे वो आते हैं या फिर लगातार 6 बार से वो डिप्टी सीएम रहे। और देखिए करुणा, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके पीछे प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, और क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत हो चुकी है, परिजन और तमाम जो वहां पर गणमान्य लोग हैं वो दिवंगत आत्मा के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि को साक्षी मानकर संस्कार आरंभ होगा। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। मंत्रोच्चारण के माध्यम से आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की जाती है, और मंत्रोच्चारण की आवाज़ें भी हम सुन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत से पहले पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। इतर मान्यवरांना या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण करण्यासाठी आपण पुढे बोलवतो आहे। नितीनजी नवीन, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक एक करके जो तमाम मुख्यमंत्री नेता हैं वो अजित दादा पवार को अंतिम दर्शन के बाद श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपने एक बेहद अहम सहयोगी को खो दिया है, वो भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं अजित पवार को। सध्या देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री, आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देतात। यानंतर केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब। और समीर, लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से अजीत दादा अमर रहे। लगातार ये जो नारे हैं वो वहां पर गूंज रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी है, मुखाग्नि से पहले सभी जो नेता हैं वो एक बार अंतिम दर्शन करने के साथ श्रद्धांजलि देते हुए, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सगळ्यांना विनंती आहे की आपण प्लीज जागेवर बसा। आपल्याला सूचना दिल्यानंतर उभं राहायचंय। सध्या जागेवर बसा। गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत। तस्वीरों में इस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। वानखेड़े जी, आप कुछ बता रहे थे, आपकी बात बीच में रोकनी पड़ी। हमेशा जीवन में हमने देखा है कि जब कोई राजकीय नेता होता है, उसका शपथ विधि होता है, उसका चुनाव जीतना, या उसके घर में उसका जन्मदिन होना, उसके घर में कोई शादी होना, तो बहुत लोगों की भीड़ होती है। लेकिन मुझे लगता है किसी व्यक्ति का आकलन तब होता है जब उसकी शव यात्रा में भीड़ होती है। आज अजित दादा के शव यात्रा में या इस अंतिम समय जो लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उससे यदि आकलन किया जाए तो मुझे लगता है कि अजित दादा ने जीवन में एक इंसान होने के नाते जो जीवन जिया है, नेता होना या पिता होना या एक बिजनेसमैन होना या एक समाज सेवी होना, सब अपने जगह पे सही है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और एक अच्छे इंसान थे दादा, जिसके वजह से आज पूरे महाराष्ट्र से ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग यहाँ आपको आते हुए दिखाई देते हैं। वो दिल्ली में बहुत कम समय रहे। दिल्ली उनको कभी रास आई नहीं। हम हमेशा कहते थे कि मैं दिल्ली बहुत कम आता हूँ। अमित शाह जी ने सबसे पहले आज वहाँ पे
जो श्रद्धांजलि दी, लेकिन अमित शाह जी का और उनका एक अलग लगाव था। दोनों कोऑपरेटिव पे मिलकर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते थे। कई नेता इस पार्टी से उस पार्टी से आते हैं, इस पार्टी कई बार बीजेपी से गठबंधन किया, गठबंधन तोड़ा, फिर किया होगा कई लोगों ने, लेकिन शायद ये पहले नेता और आखिरी नेता थे जिनके स्वागत पे खुद अमित शाह जी ने कहा था कि दादा आपने बहुत देर कर दी, आपको पहले आ जाना चाहिए था। और उसके बाद कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो केंद्र में है वो जब अमित शाह संभाल रहे थे जी, तो कई बार अजीत दादा भी कहते थे कि अमित शाह जी का कोऑपरेटिव में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लगातार जब भी मिलते हैं तो कोऑपरेटिव को लेके बहुत बातें करते हैं। तो ये कई पर्सनल लगाव भी था, ये सिर्फ राजनीतिक जुगाड़ नहीं था कि चलो भाई सत्ता में आना है तो आपको गठबंधन करना है। उससे भी आगे चल के कुछ एक भविष्य की रणनीति तय करने के लिए भी वो एक अपने पार्टनर के रूप में अजीत दादा को देख रहे थे। वानखेड़े जी, अब अजीत दादा पवार के जाने के बाद आपको एनसीपी का भविष्य क्या नजर आता है? एनसीपी में, मौजूदा एनसीपी में, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में आगे उनके जाने के बाद उनके कद का नेता कौन नजर आता है? उनके कद का नेता तो पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। यदि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा। अब उनके दल की सबसे बड़ी खासियत अब ये है कि उनके सबसे नजदीकी जो मित्र है वो सुनील तटकरे है, लेकिन वो कोकण के एक जिले तक सीमित है। बाकी सभी, छगन भुजबल सीनियर है लेकिन बाकी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी एक वरिष्ठ नेता है लेकिन उनका बैकग्राउंड मराठा नहीं है। अच्छा। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए सुनेत्रा पवार को ही आगे आके संभालना होगा। वो भले ही गृहिणी है लेकिन अपने मायके से एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल परिवार से आती है, तो वो जीन्स तो है उनमें राजनीति के। लेकिन साथ में शरद पवार भी साथ देंगे। क्या ये दोनों पार्टियां फिर एक होगी या शरद पवार निवृत्त होकर सुप्रिया सुळे और भाभी और ननद मिलके पार्टी संभाले? तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मंत्रालय उप मुख्यमंत्री कौन होगा, बाई इलेक्शन में क्या पार्थ चुनाव लड़ेगा या कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी एक देखना होगा। और मात्र मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री होने के मायने नहीं है, दादा जैसा होना चाहिए ताकि वो अपने पार्टी को भी संभाले, गठबंधन को भी संभाले और सरकार की वित्तीय स्थिति को भी संभाले। महाराष्ट्र वर्तमान में बहुत ही क्रिटिकल वित्तीय पोजीशन से जा रहा है और उसने उस अर्थ मंत्रालय को या वित्त मंत्रालय को संभालने के लिए दादा जैसा एक वेल डिसिप्लिन्ड और एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाला व्यक्ति ही चाहिए था। तो अभी देवेंद्र फडणवीस के लिए तो अच्छा एक वित्त मंत्री ढूंढना भी बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने। और अब कई इक्वेशंस आ रहे हैं कि क्या बहुत सारा एक धड़ा ये भी सोच रहा है कि ये बीजेपी में जाके मर्ज हो जाए और फिर राष्ट्रवादी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन फिर शरद पवार अब पार्टी के मतलब परिवार के मुखिया है। मुझे लगता है शरद पवार का शब्द अंतिम होगा। और शरद पवार ने, आपको लगता है ऐसे कोई आसार आपको नजर आते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत तो यही है कि महायुति की सरकार में, क्योंकि एक डेप्यूटी सीएम जो है वो एनसीपी से ही होगा, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा अजीत दादा पवार के जाने के बाद भी। लेकिन क्या ऐसी कोई भी संभावना है कि शरद पवार और अजीत पवार वाली एनसीपी अब एक साथ आ जाएं, एक साथ मर्ज हो जाएं? और क्या बीजेपी विरोध की राजनीति छोड़ेंगे शरद पवार? वरिष्ठ संपादक जो बहुत पवार परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सालों से, मेरी रात को उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि शरद पवार ने पहले ही रिटायरमेंट के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में हो सकता है कि शरद पवार रिटायर्ड हो जाए, दोनों एनसीपी एक हो जाए, दिल्ली में नेतृत्व सुप्रिया ताई संभाले और फिर राज्य में जो शरद पवार जी कहेंगे उसको आगे किया जाएगा। और फिर शरद पवार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिर क्या बीजेपी को समर्थन देंगे। ये ऐसे कई इश्यूज है महाराष्ट्र में जी, जिसको अब देखिए क्या समय के गर्भ में क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह जब बात करे होंगे तो अमित शाह जरूर परिवार को इतना तो गारंटी देंगे कि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार और उनके पार्टी के पीछे हिमालय जैसी खड़ी है। और इस संकट के घड़ी में तो जरूर यकीनन, क्योंकि अजीत पवार ने हमेशा ईमानदारी से गठबंधन निभाया और गठबंधन का साथ दिया। जी,
बिल्कुल सर, और एनसीपी की आगे की जो भविष्य की राजनीति है उसको लेकर अलग अलग जो ख्याल से संभावना है वो जाहिर की जा रही है, लेकिन इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित दादा पवार को आखिरी विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ विद्या प्रतिष्ठान मैदान से जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, बताइए। देखिए, जो सबसे विजुअल इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि सिर्फ बारामती के ही नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, नारा लोकेश जय और पार्थ को संतावना देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आंध्र की राजनीति से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे दलों के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी।